नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत में वंशवाद अब डेमोक्रेसी में इस तरह से घुल मिल गया है कि दोनों को अलग करना मुश्किल होता जा रहा है। वंशवाद की शुरुआत भारतीय राजनीति में या कहें भारत की राजनीति के जनतांत्रिक ढांचे में इसकी शुरुआत की नेहरू गांधी परिवार ने। 1919 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1928 तक अध्यक्ष रहे। 1929 में जब नए अध्यक्ष के चुनाव का समय आया तो वो चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू यानी उनके बेटे को अध्यक्ष बना दिया जाए। पार्टी में इस पर सहमति नहीं थी तो उनकी पत्नी मिलने गई महात्मा गांधी से और उनसे कहा कि ये अच्छी परंपरा होगी कि पिता की विरासत बेटे को मिले, और गांधी इसके लिए तैयार हो गए। यानी मोतीलाल नेहरू, उनका परिवार मानता था कि कांग्रेस पार्टी उनकी पारिवारिक विरासत है जिसका उत्तराधिकारी उनके बेटे को होना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद क्या हुआ आपको सब मालूम है। कांग्रेस ने लगातार, और मैं पहले भी वादा किया था, अभी पूरा नहीं कर पाया हूं, कि इस वंशवाद के वृक्ष का वृक्षारोपण तो जरूर मोतीलाल नेहरू ने किया, लेकिन इसको वटवृक्ष बनाने का काम किया जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बारे में वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा। पहले भी वादा किया था, अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आगे जल्दी ही पूरा करूंगा कि कैसे किया, कैसे रणनीति बनाई, क्या उसके लिए कदम उठाए, क्या उपाय किए। और कांग्रेस ने जब इस नीति को अपनाया तो बाकी जो क्षेत्रीय दल थे उनको लगा कि ये सफलता का नया मॉडल है। इसके आधार पर पार्टी पर कब्जा रहेगा, सत्ता आएगी तो सत्ता पर कब्जा रहेगा, नहीं तो संगठन पर कब्जा तो रहेगा ही, और वो भी परिवार का। तो पार्टियां परिवार की बन गई। पहले पार्टी परिवार हुआ करती थी, फिर परिवार पार्टी बन गया। तो ये सिलसिला आज तक चल रहा है, ये रुका नहीं है। बीच बीच में इसमें ब्रेक लगता है, कहीं जो है रुकावट आती है। और ऐसा मानते हैं समाजशास्त्री कि वंशवाद जो है वो 3 पीढ़ी तक चलता है, चौथी पीढ़ी आते आते वो खत्म होने लगता है। पहली पीढ़ी उनका मानना है कि वो अपने परिश्रम से बनाती है, जो कुछ अपनी लोकप्रियता, जनाबदार जो कुछ है वो परिश्रम से तैयार करती है। दूसरी पीढ़ी जो है उसका जो आभा मंडल होता है, पहली पीढ़ी का जो किया होता है, उसका जो श्रम होता है, उसका लाभ उठाती है, उसकी लोकप्रियता बरकरार रहती है उस परिवार की। तीसरी पीढ़ी कुछ नहीं करती है और उसी के लाभ पर, यानी परिवार का जो नाम है उस पर जीती है। चौथी पीढ़ी आते आते वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, क्योंकि इन बाकी 3 पीढ़ियों में कुछ होता नहीं है। तो भारत में वंशवाद को जनतांत्रिक स्वरूप देने के लिए एक सिद्धांत गढ़ा गया। कई किताबें लिखी गई, लेख लिखे गए, कहा गया कि ये डायनेस्टिक डेमोक्रेसी है। अब आप देखिए, ये दोनों शब्द डायनेस्टी और डेमोक्रेसी परस्पर विरोधी है। जहां डायनेस्टी होगी वहां डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, जहां डेमोक्रेसी होगी वहां डायनेस्टी का कोई काम नहीं है। लेकिन भारत में ये चल रहा है और इसको एक तरह से स्वीकार्यता मिल चुकी है। अब इसमें कोई बड़ी बुराई नजर नहीं आती है। तो आज जो नेता हैं, और मैं डायनेस्टी उसको मानता हूँ, वंशवाद, राजनीति में वंशवाद उसको मानता हूँ कि जन्म से या आपके विवाह के आधार पर तय हो आपका पद, संगठन में या सरकार में। सरकार रहे तो सरकार में, संगठन रहे तो संगठन में। बहुत से लोग इसको जोड़ते हैं कि फला नेता के परिवार का फला व्यक्ति भी जो है राजनीति में है। मैं उसको परिवारवाद मानता हूँ, दोनों में फ़र्क करता हूँ। फायदा होता है नेता के परिवार का सदस्य होने का, एक लाभ मिलता है कि आप लाइन में सबसे आगे खड़े हो जाते हैं या आगे खड़े होने का मौका मिल जाता है। उससे ज़्यादा कोई लाभ मिलता नहीं है। और वो उसमें एक समस्या है। समस्या ये है कि क्या ऐसा नियम बनाया जा सकता है कि जो भी राजनीति में आया उसके परिवार का, मतलब उसकी अगली पीढ़ी का या उसके बाद की पीढ़ी का कोई सदस्य राजनीति में आ ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई नियम, कोई संविधान में व्यवस्था इस तरह की हो सकती है, क्योंकि जो परिवार का सदस्य है वो अगर राजनीति में आता है तो वो केवल इस आधार पर सर्वाइवल उसका तय होगा कि उसमें क्षमता कितनी है, उसकी मेरिट क्या है। लेकिन वंशवाद में मेरिट नहीं देखी जाती,
पहली कैजुअलिटी जो है वंशवाद में, वंशवाद की राजनीति में, वो मेरिट की है। दूसरी कैजुअलिटी है कि आपका कोई योगदान नहीं होता, न सामाजिक न राजनीतिक, फिर भी आप सत्ता के प्रबल दावेदार होते हैं, संगठन और सरकार दोनों में। तो ये फर्क जो है इसको देखकर चलना चाहिए। इस समय, मौजूदा समय में जो नेता हैं उनमें आप देखिए सोनिया गांधी, राजीव गांधी की पत्नी और इंदिरा गांधी की बहू होने के नाते राजनीति में उनको ये पद मिला। उनका राजनीति में कोई योगदान नहीं है, समाज में कोई योगदान नहीं है, कांग्रेस पार्टी में कोई योगदान नहीं, और वो सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाली नेता रही। उसके अलावा मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, नेहरू गांधी परिवार की जो इस समय हैं उनकी बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी पार्टी के उपाध्यक्ष बने, महामंत्री बने, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो क्या उनकी काबिलियत थी? राजनीति में क्या योगदान था? कुछ नहीं। और अब जो है उनकी बहन प्रियंका वाड्रा राष्ट्रीय महामंत्री हैं। उनका क्या योगदान है कांग्रेस पार्टी के संगठन में, या कांग्रेस पार्टी के विस्तार में, या सामाजिक जीवन में? कुछ नहीं। केवल परिवार की सदस्य है। इसलिए उनका लोकसभा चुनाव जीतना, इसको मैं परिवारवाद में मानता हूं, इसको मैं वंशवाद में नहीं मानता, क्योंकि उनकी जीत जो है उसको आप केवल वंशवाद के आधार पर उसको जो है डिस्कार्ड नहीं कर सकते। चुनाव जीत कर आई हैं, ये सच्चाई है, और राजनीति में चुनाव जीतने से बड़ी प्रामाणिकता तो और किसी चीज़ की होती नहीं। उसके अलावा जो नेता हैं जिनको अपने परिवार का और अपने वंश का उत्तराधिकारी होने के नाते पद और सत्ता मिली, उनमें अगर गिनती शुरू की, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव, फिर बिहार तेजस्वी यादव, आंध्र प्रदेश चले जाइए तो जगन मोहन रेड्डी, तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, पंजाब में सुखबीर बादल, हरियाणा में पूरा चौटाला परिवार, जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार जिसके वारिस इस समय उमर अब्दुल्ला है, और मुफ्ती परिवार जिसकी वारिस महबूबा मुफ्ती है। इसके अलावा जो नए उभरते हुए वंशवादी हैं उनमें आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश, चंद्रशेखर राव के बेटे के.टी. रामाराव, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, उसके अलावा उद्धव ठाकरे के बेटे। अब ये जो मैंने 15-16 नाम लिए नेताओं के, उनमें एक खास बात क्या आपने नोटिस की, जरा सोच कर देखिए। इनमें से कोई भी नेता वामपंथी दलों का नेता नहीं है, उसके परिवार के लोग नहीं हैं, और उसके अलावा न ही जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसे समय में जब वंशवादी राजनीति जनतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा बन गई हो, ये दो पार्टियां, वामपंथी दलों की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो बची नहीं है, त्रिपुरा में उनका अवशेष बचा हुआ है, वो भी हो सकता है इस विधानसभा चुनाव के बाद खत्म हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी न केवल बची हुई है बल्कि लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, उसका विस्तार हो रहा है, उसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। लगातार केंद्र में तीसरी बार उसकी सरकार है, उसके 2 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, केंद्र में उसका 17 साल का राज चल चुका है बिना वंशवाद की राजनीति के। आप एक भी भाजपा के नेता का नाम वर्तमान में नहीं बता सकते हैं, उससे पहले भी, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार का हो, उसका बेटा, बेटी, पत्नी, पति, तो ऐसा एक भी नाम नहीं ले सकते। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हुए जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, भैरव सिंह शेखावत, उसके अलावा वर्तमान में नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनमें से किसी नेता के परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में किसी पद पर नहीं है, किसी भी रूप में नहीं है, चाहे वो चुनाव लड़के ही क्यों ना आया हो। एक अपवाद है सिर्फ राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी केंद्र में मंत्री हैं, उनका बेटा विधानसभा का सदस्य है और उत्तर प्रदेश में पदाधिकारी भी रह चुका है।
इसके अलावा आपको कोई भी नेता भाजपा का ऐसा नहीं मिलेगा। इस समय जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनमें भी कोई ऐसा नहीं होगा जिसके परिवार का कोई सदस्य भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी हो या जिसको विरासत में सत्ता मिली हो, संगठन में या सरकार में, कि उनके पिताजी जो है वो मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री होने का दावा उन्हीं का है, पार्टी अध्यक्ष थे तो पार्टी अध्यक्ष होने का दावा उन्हीं का है। ऐसा कोई भी नाम नहीं मिलेगा। भाजपा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनमें से भी किसी का बेटा, बेटी, पत्नी या परिवार का दूसरा कोई सदस्य जो है आपको भारतीय जनता पार्टी में कोई पदाधिकारी किसी पद पर या सरकार में नहीं मिलेगा। तो जिस समय देश में वंशवाद की आंधी चल रही थी उस समय भी भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दल इस आंधी में खड़े रहे मजबूती से। वंशवाद के रास्ते पर नहीं गए। प्रलोभन बहुत बड़ा था, जा सकते थे, कोई रोकता नहीं, कोई सामाजिक वर्जना नहीं थी। समाज ने एक तरह से स्वीकार कर लिया था और स्वीकार कर लिया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो सवाल यह है कि भारतीय राजनीति में वंशवाद मिथक है या सच्चाई है। अगर आप कांग्रेस पार्टी और क्षेत्रीय दलों को देखेंगे तो आपको लगेगा सच्चाई है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों को देखेंगे तो लगेगा मिथक है। तो सवाल यह है कि एक बात तो तय हो गई भारतीय जनता पार्टी के विस्तार से, उभार से और इतनी शक्तिशाली होने से कि भारतीय राजनीति में सफल होने के लिए वंशवाद की ज़रूरत नहीं है। वंशवाद के बिना भी आप राजनीति में सफल हो सकते हैं, शिखर तक पहुंच सकते हैं। दोनों प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के बने, दोनों ही सामान्य परिवारों से आते हैं। उनके माता पिता या उनके परिवार का कोई सदस्य जो है वो किसी बड़े पद पर या सरकार में किसी बड़े पद पर नहीं रहा है, न संगठन में। तो भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने जनतंत्र का ऐसा उदाहरण पेश किया कि एक सामान्य कार्यकर्ता शिखर तक पहुंच सकता है। वो प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो मैं मानता हूं कि इसको, ये जो वंशवाद है भारतीय राजनीति में, ये एक मिथक है। जिन लोगों ने वंशवाद चलाया वो इसको सच्चाई के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन आप वंशवादी नेताओं के परिवारों का हाल देखिए, एक एक करके धीरे धीरे सबकी स्थिति खराब होती जा रही है। मैंने जिन नेताओं के नाम लिए उनमें से केवल आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू अभी सत्ता में हैं और उसके अलावा जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सत्ता में है। इसके अलावा जितने नाम लिए मैंने इन वंशवादी नेताओं के, कोई भी सत्ता में नहीं है। जो हैं वो संगठन में जरूर सर्वे सर्वा हैं। उनकी पार्टी की पहचान ही उनके परिवार से है, इसलिए अब भी उनका दबदबा बना हुआ है। लेकिन जो राजनीतिक हालात देश में बन रहे हैं उसमें लग रहा है कि ये भी समापन की ओर बढ़ रहा है। ये जो थ्योरी बनाई गई डायनेस्टिक डेमोक्रेसी की, वो खत्म हो रही है भारत से। इसको खत्म होने में समय लगेगा, इतनी जल्दी ये होने वाला नहीं है। जब तक इन परिवारों को आम जनता की स्वीकृति है, स्वीकारोक्ति है, तब तक ये बने रहेंगे। लेकिन जनता और मतदाता ये बार बार बता रहा है कि हम इस राजनीति को पसंद नहीं करते, बार बार इनको रिजेक्ट कर रहा है। और सबसे ज़्यादा रिजेक्शन वंशवादी राजनीति का जनदाता जो परिवार है उसका रिजेक्शन हो रहा है, यानी नेहरू गांधी परिवार का। वो संसद में जरूर हैं, सत्ता में नहीं है, लेकिन संगठन पर अब भी काबिज है। जिस दिन संगठन से इनकी विदाई शुरू होगी, और इन्हीं की नहीं, बाकी जो मैंने वंशवादी नेताओं की बात की, इनकी संगठन से जिस दिन विदाई शुरू होगी, संगठन में जिस दिन चुनौती मिलना शुरू होगी, आप समझिएगा कि वंशवादी राजनीति के समाप्ति का समय आ गया है। और उस समय में मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा समय लगेगा। देखिए, किसी देश के इतिहास में 10 साल, 20 साल, 25 साल का समय कोई बहुत बड़ा कालखंड नहीं होता है। और मुझे नहीं लगता कि 20-25 साल से ज़्यादा समय लगेगा इस राजनीति को खत्म होने में। अगर आप धारा के विपरीत खड़े होने का साहस करें तो आप नई दिशा बना सकते हैं, जो कुछ हद तक, कुछ समय तक
वामपंथी दलों ने बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपने जन्म से, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी बनने तक बनाया और इस रास्ते पर कायम रही। और आज भी इसमें कोई परिवर्तन के संकेत नहीं दिखाई देते। ये भारत के लोकतंत्र की मजबूती का बहुत बड़ा प्रमाण है, और भारत के लोकतंत्र की मजबूती का ही नहीं, भारतीय मतदाता की परिपक्वता का बहुत बड़ा प्रमाण है। मुश्किल ये है कि जहां उसके पास विकल्प नहीं है, वहां उसके लिए एक तरह से मजबूरी है इन लोगों को चुनना। जिस दिन मजबूत विकल्प उसके सामने होगा, इनको भी रिजेक्ट कर देगा मतदाता। तो याद रखिए, जो लोग वंशवाद के आधार पर राजनीति में आए हैं और राजनीति में बने हुए हैं, उनको समझना चाहिए कि ये उनकी आखिरी पीढ़ी हो सकती है। उनके बाद की पीढ़ी, खास तौर से दो नेताओं के पुत्रों का जरूर जिक्र करना चाहूँगा। एक एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन और दूसरा उद्धव ठाकरे के बेटे। इनका मुझे कोई बड़ा लंबा राजनीतिक भविष्य दिखाई नहीं देता। तो वंशवाद का जाना भारत की राजनीति से भारतीय जनतंत्र के लिए शुभ संकेत है। उम्मीद करनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए हम सब लोगों को कि ये बीमारी जितनी जल्दी खत्म हो उतना अच्छा है। लेकिन इस बीमारी के खत्म होने की असली शुरुआत, मेरा मानना है कि जब गांधी परिवार की विरासत की राजनीति, वंशवाद की राजनीति खत्म होगी, उसी से होगी। इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी होती है, थ्योरी ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। जब वंशवाद के कारण लाभ मिलना कम होता जाए तो समझिए कि अच्छे दिन आने वाले हैं। जनतंत्र के लिहाज से, भारत की जनतांत्रिक व्यवस्था के लिहाज से, और देश की उन्नति और तरक्की के लिहाज से भी। क्योंकि ऐसे ये जो वंशवादी लोग राजनीति में हैं, इनको देश से, समाज से कोई मतलब नहीं है। इनको अपने परिवार के लिए संपत्ति जमा करने से मतलब है, अपनी ताकत बढ़ाने से मतलब है, अपना दबदबा कायम रखने से मतलब है। ये सत्ता में न रहें तब भी इनका दबदबा रहता है, और इन नेताओं का जिनका नाम लिया उनको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।